हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका अलग किस्म का प्रोग्राम देश का आईना। आज का कार्यक्रम देश का आईना बहुत ही विशेष है, जिसमें देश को, सरकार को और देश की जनता को आईना दिखाया गया है। और ये आईना एक भारतीय पत्रकार विद्या कृष्णन ने दिखाया है, जिनकी फीचर रिपोर्ट अल जजीरा की वेबसाइट पर छपी है। इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखें और सुनें और समझें कि देश भर में नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से किस लिए जनता खौफजदा है और आखिर प्रोटेस्ट करने वालों को ये कानून ज़िंदगी और मौत का फैसला क्यों नज़र आ रहा है। इसका अंदाज़ा आपको इस रिपोर्ट को देखने से ज़रूर लगेगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गौर करने के लिए रिक्वेस्ट है, क्या आप में से कोई भी किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, और ख़ास तौर से हिंदू, अगर आपकी फैमिली से किसी को अचानक उठाकर डिटेंशन सेंटर या जेल में डाल दिया जाए, वो भी इसलिए कि आपके दिखाए हुए दस्तावेज़ को देखकर भी सरकारी लोगों ने आपकी नागरिकता को ही संदिग्ध यानी डाउट वाली लिस्ट में डाल दिया गया हो, और उसके बाद आपके परिवार के हालात ऐसे हों कि आप अपने घर के इस मेंबर को जेल में देखने भी ना जा सकें, और फिर आपको बताया जाए कि आपके परिवार के मेंबर को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, ये बताकर कि हेल्थ कंडीशन बहुत तेज़ी से गिर रही थी। उस दौरान भी आप अपने पिता या किसी और मेंबर से डिटेंशन सेंटर तक मिलने ना जा सकें, और फिर अचानक खबर आए कि उसकी मौत हो गई, और फिर आप पर दबाव हो कि उसकी डेड बॉडी आप ले जाएं। साथ ही ना आपको मरने की वजह के बारे में कोई रिपोर्ट दी जाए और ना ही आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे वक्त में अगर आप सरकार से सवाल करें कि अगर आप उसे ज़िंदगी में भारत का नागरिक नहीं मान रहे थे तो मरने के बाद भी उसे बांग्लादेश भेज दो, या आप कहें कि जब तक जिंदा था तब तक विदेशी था और मरने के बाद वो कैसे भारतीय शहरी हो गया, तो आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ होगा। लेकिन उस पर भी ऐसे परिवारों पर भाजपा के लोकल लीडर उन्हें नौकरी, नागरिकता और पैसे की मदद का लालच देकर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा दें और बाद में ऐसे परिवारों को रोता बिलखता हुआ छोड़ दें। जी हाँ, ये सब आसाम में हो रहा है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि विद्या कृष्णन ने अल जजीरा को फाइल की गई अपनी ऐसी ही तकलीफ़ देने वाली रिपोर्ट में सब बातें बताई हैं। आप इस रिपोर्ट को हिंदू या मुसलमान या किसी और मज़हब के बनकर नहीं, बल्कि इंसान बनकर देखें और नतीजा निकालें कि आखिर देश किस तरफ जा रहा है। अल जजीरा की इस रिपोर्ट में विद्या कृष्णन ने 3 ऐसे लोगों के मरने की कहानी बताई है जो तकरीबन एक जैसी तकलीफ भरी कहानी है। इस जर्नलिस्ट ने तीनों मरने वालों फालू दास, दुलाल पॉल और नरेश कोच के परिवार वालों से मिलकर खबर लिखी है। फालू दास और नरेश कोच ग्वालपाड़ा और दुलाल पाल तेजपुर के डिटेंशन सेंटर में थे, जिनकी मौत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हुई है। पहले आपको फालू दास की कहानी बताता हूं, जो बंगाल मूल के हिंदू थे। विद्या कृष्णन अपनी खबर को शुरू करते हुए कहते हैं कि पिछले साल अक्टूबर में दिहाड़ी मजदूर दुर्योधन दास सीतामढ़ी गांव में काम की तलाश में निकले ही थे कि उनका फ़ोन बजा। उन्हें असम की राजधानी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में आने का हुक्म दिया गया, जहां उनके फादर 70 साल के फालू दास को बिगड़ती सेहत की वजह से भर्ती कराया गया था। दुर्योधन दास को क्या पता था कि इस फ़ोन कॉल के 5 दिन बाद ही 24 अक्टूबर 2019 को उनके पिता ग्वालपाड़ा डिटेंशन कैंप में संदिग्ध यानी डाउटफुल हालत में मरने वाले 28वें कैदी बन जाएंगे। फालू दास की वाइफ कोरबुला दास का कहना है कि हमें नहीं पता था कि उनके हस्बैंड की हालत ख़राब है। वे हमसे कांटेक्ट से पहले 5 दिन से
अस्पताल में थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उनके हस्बैंड को मार डाला। फालू दास बंगाली ओरिजिन के एक हिंदू थे। जुलाई 2017 में विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें ग्वालपाड़ा डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया गया था। असम में 6 डिटेंशन कैंपों में 1000 से ज़्यादा लोग बंद हैं जो अपनी नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान हज़ारों शरणार्थी आसाम में आए थे। बरसों तक चलने वाली कार्रवाई के बाद अगस्त 2019 में असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की फाइनल लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें फालू दास समेत बंगाली मूल के तकरीबन 19 लाख लोगों के नाम नहीं थे। इसमें ज़्यादातर हिंदू हैं, जबकि मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद इसमें शामिल है। फालू के घर के लोगों ने उनकी डेड बॉडी लेने से इनकार करते हुए सरकारी अफसरों से कहा कि उनकी डेड बॉडी को बांग्लादेश भेज दो। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप इंसान के तौर पर खुद को उस परिवार की जगह रखकर समझ सकते हैं कि फालू दास के घर वालों की क्या हालत रही होगी जब उन्होंने अपने परिवार के मुखिया की डेड बॉडी लेने से इनकार किया होगा। आप भी सभी किसी ना किसी परिवार के हेड ऑफ द फैमिली होंगे, पत्नियां और बच्चे होंगे। वो परिवार हिंदू था या मुसलमान, ये भी बहस नहीं है, बल्कि ये समझकर गौर करो कि आखिरकार फालू दास भी एक इंसान था और उस मज़हब से था जिसे भारतीय जनता पार्टी नफ़रत की बुनियाद पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना दिखा रही है। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बिना मुसलमानों के नहीं होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। वो तो विश्व कुटुंब की बात करता है। जिस दिन हम कहेंगे कि केवल वेद चलेंगे, बौद्ध मत नहीं चलेगा, वो वेदों को नहीं मानता, वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। क्योंकि सत्य की सतत खोज हमारे देश में चली है और उसके क्रम में अनेक दर्शन उत्पन्न हुए, उन सब की मान्यता है, वो सब सत्य है, इसी सबकी श्रद्धा है। अल जजीरा रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फालू की मौत के लिए जिम्मेदार इस नौकरशाही प्रोसेस ने असम में अनगिनत परिवारों को तोड़कर रख दिया है और अब यही प्रोसेस मोदी सरकार पूरे मुल्क में लागू करने की कोशिश कर रही है। फालू दास के छोटे बेटे भागू दास ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि हमने अफसरों को उनके नाम के तमाम कानूनी दस्तावेज दिखाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गैर मुल्की बता दिया गया। हकीकत में अगर वे एक विदेशी थे तो फिर उनकी लाश भी बांग्लादेश भेजी जानी चाहिए। भारत सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था इसलिए कि इसका मानना था कि वे बांग्लादेशी हैं। डबडबाई आंखों से भागू दास ने कहा कि मेरे फादर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 साल जेल में गुजारे हैं इसलिए कि वे अपनी नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे। जब उनके अंतिम संस्कार का वक्त आया तो सरकार में बैठे लोग कैसे ये मानकर चल रहे हैं कि हम एक ही परिवार से थे। फालू दास ने अपने पीछे एक पत्नी और 6 बच्चे छोड़े हैं, जिनमें 4 लड़कियां और 2 बेटे हैं। उनकी झोंपड़ी सीतामढ़ी बिहार में एक मंदिर के नज़दीक है और वे इलाके के सबसे गरीब परिवारों में से एक हैं। उनकी इस झोंपड़ी में कुछ प्लास्टिक की कुर्सी, रस्सी से बनी चारपाई और बुनियादी सामान है। फालू दास के 30 बरस के बेटे दुर्योधन ने एक फटी हुई थैली में संभाल कर रखे गए अपने पिता के दस्तावेज दिखाए। उसमें एक वोटर आई कार्ड, बैंक खाता और नालबाड़ी के डिप्टी कमिश्नर के 2 खत, पहले में फालू दास के बीमार होने और दूसरे में उनकी मौत की खबर दी गई है। ये सब उसने बहुत संभाल कर रखे हुए हैं। फालू दास के मरने के बाद कई दिनों तक नेताओं की खींचातान रही और मीडिया काफ़ी एक्टिव रहा। परिवार के लोगों का कहना है कि अफसरों और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फालू की लाश को लेने और अंतिम संस्कार यानी लास्ट राइट्स के लिए बहुत दबाव डाला, जबकि विपक्षी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि जब तक पूरे परिवार को भारतीय नागरिक नहीं मान लिया जाता तब तक डेड बॉडी को स्वीकार नहीं करें। दुर्योधन का कहना है कि अपना विरोध खत्म करने और डेड बॉडी को कबूल करने के बदले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें नकदी मुआवजा, घर और नौकरी देने का भी वादा किया था। उनका कहना है कि हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे नहीं हैं,
इस पर जुल्म ये कि एनआरसी की फाइनल लिस्ट में सिर्फ माँ और बड़ी 2 बहनों के नाम शामिल हैं। मेरा, मेरे भाई का और 2 बहनों का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। उनका कहना है कि बाप की मौत को 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन भाजपा नेताओं ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। फालू दास के बेटे दुर्योधन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमसे कहा था कि तुम्हें नागरिकता के लिए विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब भी नागरिकता का नया कानून CAA लागू होगा तो खुद ब खुद तुम्हारे नाम लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, इसलिए कि तुम हिंदू हो। क्या कोई भाजपा का नेता या हमदर्द और सपोर्टर फालू दास को उनके परिवार के लिए वापस ला सकता है? ऐसी मुसीबत अपने घर में अगर आए तो क्या आपका यही रिएक्शन होगा? एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार, वो हालांकि हिंदू था, उसकी भी कोई मदद नहीं कर सकी। आखिर देश कहां जा रहा है, ज़रा गौर करें। बंगाली मूल के हिंदू फालू दास को जुलाई 2017 से ग्वालपाड़ा ज़िले में हिरासत में रखा गया था। असम में 100 फॉरेन ट्रिब्यूनल हैं जो लोगों के विदेशी या संदिग्ध यानी डाउटफुल सिटीज़न होने को तय करते हैं। 1960 की दहाई की शुरुआत से असम में 4000 से ज़्यादा पुलिस बल के जवान सीमा पर तैनात हैं, जो पड़ोसी बांग्लादेश से आने वाले लोगों का ये पता लगाने और निर्वासन यानी बाहर भेजने के काम को करते हैं और उनको उनके बारे में जो विदेशी होने का शक होता है उसके बारे में तय करते हैं। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन प्रोसेस के आखिर में लिस्ट छापी गई थी, जिसमें फालू दास और बंगाली मूल के लगभग 19 लाख लोग शामिल थे। वे असम में तकरीबन स्टेटलेस यानी बिना नागरिकता के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार के जरिए पिछले 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून पास किए जाने के बाद असम में सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों के लिए नागरिकता देने की इजाज़त दी गई है, जबकि इन मुल्कों से आने वाले मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। विरोधियों का कहना है कि सेकुलर मुल्क में ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पिछले अक्टूबर से आसाम के डिटेंशन कैंप्स में संदिग्ध हालत में 3 विदेशियों दुलाल पाल, फालू दास और नरेश्वर कोच की मौत हुई है। उनकी कहानियां तकरीबन एक जैसी हैं। तीनों परिवारों ने अल जजीरा को बताया कि उन पर अपने प्रियजनों के शव को कबूल करने के लिए दबाव डाला गया था। तीनों मामलों में परिवारों को अपने लोगों के मरने की वजह साफ करते हुए मेडिकल रिकॉर्ड नहीं दिया गया। 65 साल के दुलाल पॉल की पिछले साल 13 अक्टूबर को फालू से 2 हफ्ते पहले मौत हुई थी। उनके बेटे अशोक ने अपने परिवार की आप बीती सुनाई। उन्हें अक्टूबर में एक फ़ोन आया और सबसे बड़े ज़िला अफसर के एक नोटिस में उनके पिता के बिगड़ते हालात की वजह से उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराए जाने के बारे में बताया गया। दुलाल पॉल को तेजपुर डिटेंशन सेंटर में 2017 में रखा गया था। दुलाल के घर वालों ने भी कहा था कि लोकल नेताओं ने उन्हें डेड बॉडी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। अशोक ने कहा कि उन्होंने मुझे नौकरी देने की पेशकश की। स्थानीय भाजपा विधायक गणेश लिंबू ने परिवार के लिए पैसे से मदद करने की भी पेशकश की थी। अशोक का कहना है कि किसी को मेरे परिवार जैसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे फादर की मौत कैसे हुई। हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने पिता के भारतीय होने के हक के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगा। दुलाल के तीनों बेटों को एनआरसी की लिस्ट से बाहर रखा गया है। लोकल भाजपा नेता नारायण डेका, जो कि फालू के परिवार के कॉन्टैक्ट में थे, और भाजपा विधायक गणेश कुमार लिंबू, जो कि दुलाल के घर वालों के कांटेक्ट में थे, ने ईमेल और फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। इसी तरह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने इस रिपोर्ट के छपने के समय ईमेल और फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। ये बात विजय कृष्णन ने लिखी है। इसी तरह से 5 जनवरी को नरेश कोच, जो कि असम के एक स्वदेशी कोच जनजाति से थे, गोलपाड़ा के एक डिटेंशन सेंटर में मर गए। कोच न तो बंगाली ओरिजिन के मुसलमान थे, ना ही बंगाली हिंदू, बल्कि लोकल जनजाति के थे। कोच की मौत के फौरन बाद परिवार से मिलने वाले एक मानवाधिकार रिसर्च स्कॉलर अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा कि इस हकीकत के बावजूद कि उन्हें और उनके बुजुर्गों का असम की मिट्टी के अलावा किसी भी विदेशी मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन्हें गैर मुल्की बताया जा रहा है।
उन्हें असम के कामरूप जिले में 2017 में एक दुकान से उठाया गया था और ये उनकी पत्नी जिनी को पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि आखिरकार उन्हें पता चला, लेकिन उसके पास गोलपाड़ा के जेल तक जाने के लिए पैसा भी नहीं था। आपको बता दूं कि गोलपाड़ा और बोंगाई गांव के बीच सिर्फ तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी है। 2 साल बाद दिसंबर 2019 में जिनी को बताया गया कि उनके हस्बैंड की तबीयत बिगड़ने के बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जब तक वो अस्पताल पहुंची तब तक कोच को दिल का दौरा पड़ चुका था और उन्हें लकवा मार गया था। अगले 2 हफ्तों तक उसने पुलिस की निगरानी में अपने हस्बैंड की देखभाल की। अब उनकी पत्नी जिनी का कहना है कि विदेशी कैसे भारतीय बन जाते हैं जब वे मरने वाले होते हैं। ये बात जिनी ने अल जजीरा के पत्रकार को बताई और जनवरी की शाम में बोंगाई गांव के अपने आंगन में बैठकर ये बात बताई। जेनी के परिवार को कोच की मौत के हालात के बारे में मेडिकल रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन मरने वालों में दुलाल पॉल के बेटे अशोक ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को बताया है कि उसके पिता की मौत बहुत ही सस्पिशियस हालत में हुई है। मुझे जेल अफसरों ने यह कहते हुए बुलाया कि मेरे पिता बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। मैं तेजपुर अस्पताल गया था, वे वहां नहीं थे। फिर मैं जिला जेल गया जहां जेलर ने पहली बार अंदर आकर बैठने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि सिविल सोसाइटी के साथ शोर ना मचाएं, आपके पिता की हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने उन्हें गुवाहाटी भेज दिया है जहां सरकार उनके अस्पताल के खर्च का ख्याल रखेगी। जब अशोक गुवाहाटी अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपने फादर को फर्श पर पड़ा हुआ देखा। कोई भी उन्हें पानी देने वाला नहीं था और कोई भी उनके पास नहीं जा रहा था। उनके पिता ने उनसे कहा कि उसे घर ले जाएं वरना वे जेल के अंदर ही मर जाएंगे। दुलाल के घर के लोगों ने भी शुरू में डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ऑफिस समेत भाजपा के दखल के बाद उन्होंने 10 दिनों के बाद दुलाल पॉल का अंतिम संस्कार किया। आपने देखा कि आसाम में क्या हो रहा है और किस तरह बेदर्दी से नागरिकता डाउट में आने पर डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा था कि देश में डिटेंशन सेंटर नहीं है और इस हद तक कहा था कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। डिटेंशन सेंटर में मरने वालों की खबरें आ रही हैं और उन मरने वालों में हिंदू भी शामिल हैं। क्या अब ये समझना मुश्किल है कि आखिर देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट सही हो रहा है या गलत? क्या इन खबरों पर यकीन करें या ऐसे लोगों पर भरोसा करें जिनका बयान सिर्फ इतने में बदल जाता है कि ये चुनावी जुमला था, या ये कि हम पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता कानून लागू करेंगे? किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं? असम से देश भर के लोग अगर सबक ले रहे हैं तो क्या गलत है? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।